मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर, यूट्यूब पर छात्रों के घर बैठे अध्ययन सामग्री पहुंचाने के इस क्रम में आज बाबर के भारत आगमन से पहले भारत की क्या स्थिति थी, इस विषय पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। बाबर के समय से पहले भारत में क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत में जब जब केंद्रीय शक्ति का पतन हुआ या कमज़ोर हुई, तब तब भारत में नए नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई और उसी समय विदेशी आक्रमणकारियों ने उन विभाजित परिस्थितियों का लाभ उठाकर नए राज्य की स्थापना कर ली। भारत में जब ये तुर्क और अफ़गानों के शासन की स्थापना हुई थी, उस समय भी भारत में राजनीतिक रूप से हमें काफ़ी अनेकता देखने को मिलती है। पूरी शक्ति विभाजित थी, भारत एक जगह संगठित नहीं था। मुगल आक्रमण के समय भारतवर्ष की अवस्था लगभग वैसी ही थी जैसी तुर्कों और अफ़गानों के शासन के समय थी। तुर्क और अफ़गान साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में खोखला हो चुका था। विद्रोह एवं शासन की कमजोरी का लाभ उठाकर बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना भारत में हो चुकी थी। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की रही सही प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया था और अब प्रतीक रूप से सिर्फ नाम मात्र के लिए ये साम्राज्य रह चुका था, बाकी ये बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। तुगलक वंश के बाद सैयद और लोदी शासकों ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया, किंतु वे बड़े जागीरदार की तरह थे और उनके साम्राज्य की सीमा दिल्ली, आगरा, दोआब, जौनपुर, बिहार तक सीमित रही थी। अब उनका कोई बहुत दूर तक राजनीतिक वर्चस्व नहीं रह पाया था। सिकंदर ने इस खोए हुए इलाके को वापस साम्राज्य संगठित करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और पूरे देश में लूट और अत्याचार का बोलबाला था। मुट्ठी भर सामंत जनता का शोषण कर रहे थे, अर्थात स्थितियां बड़ी विकट थीं। अब हम बात करें कि इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत को लेकर के, जहां हम दिल्ली, पंजाब, सिंध, कश्मीर, इन रियासतों की बात करेंगे कि यहाँ कैसी स्थिति थी, यहाँ शासन कैसे चल रहा था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की अवस्था बहुत दयनीय हो चुकी थी, जैसा कि बात कर रहे थे। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली में लोदी वंश का शासन था और इसकी सीमाएं बहुत सीमित क्षेत्र तक ही फैली हुई थी। लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था, जो स्वयं बहुत घमंडी स्वभाव का था। वह अयोग्य और प्रतिभाहीन शासक था। इसी तरह से पंजाब पहले जो दिल्ली सल्तनत के अधीन था, अब वो नाराज होकर के और 1524 में जो पंजाब का शासक था, वो इब्राहिम लोदी से परेशान होकर के, नाराज होकर के, और तातार खां का पुत्र दौलत खां लोदी 1524 ईस्वी में पंजाब में एक स्वतंत्र शासक के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। पंजाब में ही इब्राहिम लोदी का चाचा रहता था, जो आगरा पर अधिकार करने की नीयत से इब्राहिम लोदी का विरोध कर रहा था। सिंध एक इम्पोर्टेंट स्टेट था उत्तरी भारत का, तो भारत की पश्चिमी सीमा पर सिंध का राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सिंध में सुमरा नामक वंश की स्थापना की जा चुकी थी और इस वंश
का राज्य बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सका। अगर कश्मीर की बात करें तो पंजाब के उत्तर पश्चिम में यह राज्य स्थित था और 1339 ईस्वी में शाह मिर्जा ने कश्मीर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब पश्चिमी भारत की जो प्रमुख रियासतें उस समय थीं उसमें गुजरात, राजस्थान या राजपूताना, खानदेश, मालवा और जौनपुर की चर्चा करते हैं। गुजरात एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 ईस्वी में जफर खां ने की थी। जफर खां कोई समय में दिल्ली सल्तनत का गवर्नर हुआ करता था। वह राजपूत था पर कालांतर में उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके गुजरात में स्वतंत्र राज्य के रूप में, शासक के रूप में स्थापित हो गया था। राजस्थान, जिसे राजपूताना के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ तुर्क सल्तनत अब एकदम कमज़ोर अवस्था में था। यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वालों में सबसे ज़्यादा राजपूत शासक थे और छोटे छोटे बहुत सारी रियासतें थीं, लेकिन सबसे प्रभावशाली मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा था। खानदेश 1388 ईस्वी में इस राज्य की स्वतंत्र स्थापना फारूकी ने की थी। खानदेश और गुजरात दोनों के शासक एक दूसरे के शत्रु थे क्योंकि ये पड़ोसी राज्य थे। खानदेश ताप्ती नदी के तट पर एक समृद्धशाली शासक था। गुजरात के पूर्व दिशा में मालवा और खानदेश के उत्तर में ये राज्य स्थित था। 1398 ईस्वी में मालवा एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने का श्रेय जिसे मिलता है जो दिलावर खां गोरी को दिया जाता है। तैमूर के आक्रमण के बाद उन स्थितियों का लाभ उठाकर उसने मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। इसी तरह से जौनपुर पर भी दिल्ली सल्तनत का नाममात्र अधिकार रह गया था। वहाँ के शिरकी सुल्तानों ने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया था। जौनपुर दिल्ली सल्तनत का एक प्रतिद्वंदी राज्य था और यहाँ का शासक नसीर खां इब्राहिम लोदी का शत्रु था और वो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए बस अपने अनुकूल परिस्थितियों का इंतज़ार कर रहा था। इस तरह से हम पाते हैं कि भले वो उत्तरी भारत हो चाहे पश्चिमी भारत हो, ये सब विखंडित अवस्था में आ चुके थे और एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे। अब हम पूर्वी भारत में अगर बात करें तो इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन रियासतों की बात करते हैं। बिहार में दरिया खां लोहानी ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इसी तरह से बंगाल फिरोज तुगलक के समय ही स्वतंत्र राज्य बन चुका था। उड़ीसा में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ के शासक भारतीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। इस तरह से उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व में अनेक राज्यों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो चुकी थी जो मुसलमान शासकों की संप्रभुता को अस्वीकार कर चुके थे और दिल्ली सल्तनत से अपने आप को पूर्णतः मुक्त और स्वतंत्र मानते थे। इसी तरह से हम दक्षिण रियासतों की बात करें, उसमें बहमनी और विजयनगर दो इम्पोर्टेंट स्टेट्स की बात करते हैं। तो उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत के राज्य भी आपसी संघर्ष के शिकार बन चुके थे। दक्षिण भारत में दो अलग अलग साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। एक का नाम बहमनी साम्राज्य, दूसरे का विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी की साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत में बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख राज्य हुआ करता था, पर 1481 में लगभग 150 साल बाद महमूद गवां की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य की हालत खराब हो गई और विजयनगर के हिंदू शासकों के निरंतर प्रहार से बहमनी साम्राज्य और क्षीण हो गया, कमज़ोर हो गया और विशाल साम्राज्य टूट करके और अलग अलग 5 टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसमें बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, ये 5 रियासतों में अलग अलग बट गया था। इसमें अलग अलग राजवंश के व्यक्ति शासन कर रहे थे। जैसे बरार में इमाद शाही राजवंश था, अहमदनगर का निज़ाम शाही था, बीजापुर का आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश था और बीदर का वरीद शाह राजवंश ये शासन कर रहे थे। और इन राज्यों के बीच भी
पारस्परिक शत्रुता थी और वे एक दूसरे के राज्यों में लूटपाट करते रहते थे। मुसलमानों के आपसी मतभेद ने दक्षिण भारत में उनके विस्तार को पूर्णतः रोक दिया था और उनकी इस प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाकर विजयनगर अपनी शक्ति का विस्तार करने में सफल हो गया था। विजयनगर एक हिंदू राज्य था और इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी। कृष्णदेवराय के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और बहमनी राज्य के साथ लगातार संघर्ष ने उसे भी काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, भले दक्षिण भारत की हो, चाहे उत्तरी भारत की हो, चाहे पश्चिमी भारत की हो, ये सारी किसी भी विदेशी आक्रांता या बाहरी शक्ति के भारत आकर के अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए काफ़ी अनुकूल थी। अब सारांश में हम देखते हैं कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक और सैनिक स्थिति कैसी थी। तो सामाजिक रूप से हम बात करें तो पाते हैं कि जो तुर्क और अफ़गानों का शासन भारत में था, इस समय यहाँ के समाज में काफ़ी बदलाव हुए थे। प्रारंभ में तो आक्रमणकारियों का व्यवहार हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी सदियों तक साथ रहने के कारण इनमें धार्मिक कट्टरता का स्थान धीरे धीरे धार्मिक सहिष्णुता ने ले लिया था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सूफियों या बहुत सारे दार्शनिकों ने, चिंतकों ने, फ़कीरों ने ऐसे प्रयास किए थे जिससे कि सामाजिक समरसता धर्म के आधार पर बनी रहे। कबीर, नानक, रामानंद ऐसे कई सारे संत हुए जिन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच जो भिन्नता या अनेकता थी उस खाई को पाटने का प्रयास किया था। आर्थिक रूप से भारत एक समृद्ध देश था, क्योंकि इसका हम उल्लेख अलग अलग लेखकों के विवरणों में पाते हैं, जैसे मार्को पोलो, इब्न बतूता और मोहन जैसे विदेशी यात्रियों ने भारत के संपन्नता, विशेष रूप से आर्थिक वैभव की पुष्टि अपने यात्रा वृत्तांतों में की है। बंगाल, गुजरात और मेवाड़ काफ़ी समृद्धशाली क्षेत्र थे और इसमें भी कोई शक नहीं है कि संभवतः भारत की इस प्रॉस्पेरिटी, इस समृद्धि, आर्थिक संपन्नता ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया हो, क्योंकि निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारण था कि भारत आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध देश था। सैनिक संगठन भारत का जो था ये काफ़ी पुराने ढंग का था। पुरातन व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी। भारतीय सैनिक वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे, पर उनका युद्ध करने का जो सामान, औजार, जो हथियार थे वो काफ़ी पुराने थे। आधुनिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भारतीय युद्ध में नहीं करते थे। यूरोप में सैनिक तोप और बारूद का प्रयोग करने लगे थे। तो तोप और बारूद भारत के लिए बिल्कुल नया था और यहाँ इस टेक्निक से ये वाकिफ़ भी नहीं थे, परिचित में नहीं थे, उसका प्रयोग यहाँ कॉमन नहीं था। यूरोपीय युद्ध पद्धति को मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया था, मुगलों ने स्वीकार कर लिया था और भारत में पहली बार बाबर ने अपने आक्रमण के समय बारूद का प्रयोग, भारत में तोपखाने का प्रयोग किया था। भारत की इन नाजुक परिस्थितियों का, भले वो राजनीतिक हों चाहे सैनिक संगठन संबंधित हों, इन नाजुक परिस्थितियों का लाभ उठा करके बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। थैंक यू।